एडेप्टेबिलिटी करके। एडेप्टेबिलिटी आपको हर एनवायरनमेंट में अपने आप को एडेप्ट करना है। आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे इंटरमीडिएट के बाद में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं हमको तो ऑडिट ही करना है या हमको तो इनकम टैक्स ही मिलना चाहिए। बिकॉज लाइफ में आगे बढ़ना है ना, हर चीज में एडेप्ट हो जाओ। व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम राजस्थान टू मुंबई, जब मैं मुंबई गया तो मेरे बहुत सारे वीडियो में सुना होगा कि जब मैं मुंबई से गया तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। सो मेरे पास जब रहने के लिए जगह नहीं थी, मेरा एक फ्रेंड है वहाँ एक एयरटेल गैलरी में वो सोता था, वहीं पे काम करता था। मैंने उसको पूछा तू कहाँ रहता है, बोलता मैं यहीं पे रहता हूँ। मैं वहीं पे 6 महीने गुजारे। वो एयरटेल का गैलरी था, हम वहीं पे रात को छटाई लगा के दोनों सो जाते थे। वो एयरटेल गैलरी में काम करता था, मैं आर्टिकलशिप करता था। बिकॉज फैमिली की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कहीं पे कोई हॉस्टल अफोर्ड कर पाए उस टाइम तक। फिर उसके 6 महीने बाद मैं किसी हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। तो लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो एक चीज तो अपने आप को एडेप्टेबिलिटी जो है वो आप में होनी चाहिए। कभी भी जिस ऑफिस में आप काम करते हो, जिस ऑफिस में जाओगे, आप ऐसा कभी मत बोलना नहीं नहीं ये काम मैं नहीं करूंगा। जो काम मिलता है वो आप कर लो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरे को बहुत सारे अभी सीए बनने के बाद भी जो बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो सीए बन गए, मैंने पूछा जॉब क्यों छोड़ा, बोला मैनेजर से नहीं बन रही थी। मैनेजर से नहीं बन रही थी, ये कोई रीजन हो सकता है जॉब छोड़ने का? वो किसी भी माहौल में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपको सीखना है कि हर माहौल में आपको अडेप्ट करना है। जैसी पोजीशन रहे, जो चीजें आपको मिले उसमें अपने आप को अडेप्ट करना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। एंड एडेप्टेबिलिटी के साथ साथ में लाइफ में अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपडेट करते रहिए। अपने आप को हर दिन अपग्रेड करना है, हर दिन अपडेट करना है। आपने सुना होगा एक नोकिया का मोबाइल पहले आता था, एक एचएमटी की वॉच आती थी और एक एम्बेसडर कार आती थी। ये तीनों चीजों की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं था, कोई मतलब कोई कमी नहीं थी। क्वालिटी वाइज दे आर बेस्ट इन द मार्केट। एम्बेसडर कार बेस्ट थी मार्केट में, एचएमटी की वॉच जो है वो बेस्ट थी मार्केट में। नोकिया का फोन है वो तो ऐसा बोलते थे किसी को फेंक के मारा भी जा सकता है करके, ठीक है। वो इतना अच्छा था, क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन एक बात बताऊं, वो तीनों मार्केट में नहीं रहे क्योंकि वो अपने आप को टाइम के साथ अपडेट नहीं कर पाए, टाइम के साथ अपग्रेड नहीं कर पाए। और मैं बताऊं, आपके सामने जो सर बैठे उन्होंने रिंकू सिंह का एग्जांपल दिया, वहां से मुझे लगता है कि ये अपने आप में अपडेट भी है सर और अपग्रेड भी है। बिकॉज आज आप सोचिए, इनको रिंकू सिंह के बारे में पता है कि रिंकू सिंह लास्ट में जाके 6 मारता है। दैट इज कॉल योर अपडेट एंड अपग्रेड इन द लाइफ। आपको टाइम के साथ में अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। तो लाइफ में सबसे पहली क्वालिटी आप डेवलप कर दो कि अपने आप को एडेप्ट होना है किसी भी माहौल में, किसी भी माहौल में। एक बात बताऊं, अभी मैं यहाँ पे संजना ने फेसलेस असेसमेंट के बारे में बताया। जब मैं पहली बार, मैं सीपीटी के बाद मेरी आर्टिकलशिप चालू हुई थी मुंबई में, प्रोप्राइटरी फर्म में मेरी आर्टिकलशिप हुई। कोई बड़ी फर्म नहीं थी, छोटी सी फर्म थी, वहां आर्टिकलशिप हुई। मैं सीपीटी के बाद पहली बार मैं सीधा असेसमेंट की हियरिंग में चला गया। मुझे पहले तो ये लगा यार पता नहीं असेसिंग ऑफिसर कैसे, इनकम टैक्स ऑफिसर कैसा रहता होगा, बहुत बड़ा आदमी रहता होगा, उसके आसपास में 2-3 गन वाले भी लोग रहते होंगे करके, ठीक है कि भाई मार ना ले समथिंग। ऐसे ही सोचते हैं ना जब अपने को पता नहीं है, अपन छोटी से जैसे कहीं गए हैं। और मैं सीपीटी के बाद में मुझे असेसमेंट की हियरिंग में सर ने बोला यार मैं अवेलेबल नहीं हूं, तू क्या जाएगा, क्या सबमिशन करना है, तेरे नाम से अथॉरिटी लेटर बना देते हैं और तू जा। और मैं बताऊं क्या हुआ असेसमेंट में, पहला असेसमेंट था। एक दूध वाला बंदा जो तबेला था उसका, और तबेले में उसके पास 100 के करीब भैंस थी। और उस टाइम पे टैक्स ऑडिट की लिमिट हुआ करती थी 40 लाख रुपीस। इन द 7-8 40 लाख वाज द टैक्स ऑडिट का लिमिट। कैश का टर्नओवर था, हमने 38 लाख का टर्नओवर बता के और रिटर्न फाइल किया हुआ था। उसका स्क्रूटनी असेसमेंट आ गया और स्क्रूटनी असेसमेंट में मेरे को बोला कि तेरे को जाना है। मैंने सोचा यार स्क्रूटनी असेसमेंट में कैसे जाएंगे, बहुत बड़ी चीज है। बट क्या हुआ, उन्होंने बताया कि क्या करना है। तो वहां पे क्या होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट होता है तो उसके 2 नोटिसेस आते हैं। एक 143(2) का नोटिस आता है और एक आता है 142(1) का 1(2) का नोटिस, जिसमें इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है, अकाउंट्स मंगाए जाते हैं। तो आपसे कुछ 20 अप्रोक्स 15-20 क्वेश्चंस रहते हैं, उसके आंसर करने रहते हैं। इंफॉर्मेशन अकाउंट से वो डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। मेरे को उन्होंने बोला कि एक काम कर, एक अथॉरिटी लेटर ले, किसी पीसी में सेव था, वहां से अथॉरिटी लेटर का प्रिंट आउट लिया। उसके बाद में वो क्वेश्चन के आंसर किए और पहली बार मैं सीपीटी के बाद में असेसमेंट हियरिंग के लिए गया। और मैं बताऊं, जब पहली बार मैं हियरिंग के लिए गया, सर मेरे को एक चीज बताना भूल गए कि अथॉरिटी लेटर है वो 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे बनता है। अभी 500 पे बनता है महाराष्ट्र में, पहले 100 पे बनता था, वो बताना भूल गए। मैंने अथॉरिटी लेटर एक प्लेन पेपर पे प्रिंट मार दिया, क्लाइंट को बुला के साइन कराया, मैंने साइन किया, सर ने साइन किया। और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हियरिंग का डे पे मैं गया। असेसिंग ऑफिसर ने जैसे ही वो डॉक्यूमेंट देखा ना, इतना सुनाया ना मुझे।
गजब सुनाया करके, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले तो वो पेपर फेंक दिए, बोले ये क्या लेके आए हो करके। और सर के लिए भी बहुत बुरा भला बोला कि तुम्हारे सर को बोल देना कि काम करना आता नहीं है तो काम लिया ना करे एसएससी का। और बहुत बुरा भला सुनाया। मैंने सर का कार्ड दिया, वो कार्ड भी फेंक दिया। ये मेरा सबसे खराब एक्सपीरियंस था, सबसे पहला एक्सपीरियंस था। मैंने उस दिन जैसे ही वो इनकम टैक्स ऑफिस से बाहर निकला ना, तो मुझे लगा कि नहीं, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा शायद इधर, क्योंकि इतना बुरा एक्सपीरियंस उन्होंने सुना दिया। वो सुनाए जा रहा है, सुनाए जा रहा है। और उसने फिर मेरे को साइन कराए, क्योंकि जब हियरिंग होती थी तो लेफ्ट हैंड साइड जो फाइल का रहता था, उस उधर एक हियरिंग का शीट लगता था, उसमें साइन कराते कि आप आए थे यहाँ पे। और वो मैं ऑफिस आया। मैं ऑफिस आने के बाद मैंने सर को वो फाइल दे दिया, बोला सर मैं आज के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो चले जाना। और जैसे ही मैंने बोला ना कि सर मैं आज के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाऊंगा, तो आपके सर जो है ना वो आपको मोटिवेट करते हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं पता है? मेरे सर ने मुझे बोला कि तुझे पता है तेरे ऑफिस में कितने आर्टिकल है? मैंने कहा 20। तेरे से सीनियर कितने हैं? मैंने कहा अप्रॉक्स 11-12 तो सीनियर है। तुझे पता है सीनियर को छोड़ के तेरे को क्यों भेजा? क्योंकि तू ही ये कर सकता है, इसलिए तुझे भेजा। और आपको पता है जब आपके बॉस आपको थोड़ा मोटिवेट करते हैं ना, तो अपने को लगने लगता है कि बंदा बोल तो सही रहा है करके। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने 7 दिन बाद का हियरिंग था। मैंने पूरा प्रिपरेशन किया, डॉक्यूमेंटेशन बनाए, जैसी अपनी कटी जितनी टूटी फूटी इंग्लिश थी, उस इंग्लिश में जैसा रिप्लाई बना सकते थे वैसा अपन ने बनाया। 7 दिन के बाद मैं एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया। और मैं बताऊं, अगली हियरिंग में मैं सर से बोला था कि सर आप भी आओगे ना? बोला हाँ। अब हुआ क्या, सुबह 10 बजे का हमारा 11 बजे का हियरिंग था। 7 से 10 मेरी मुंबई में क्लास होती थी। हमने डिसाइड किया था एक दिन पहले, फाइल मेरे बैग में डाल दी थी, और हमने डिसाइड किया था कि कल सुबह 11 बजे हम बैंड्रा स्टेशन पे मिलने वाले हैं। बैंड्रा में इनकम टैक्स ऑफिस था। मैं वहां पे जैसे ही 10:30 बजे के करीब पहुंचा बैंड्रा स्टेशन, मैंने सर को कॉल किया और सर को बोला सर आप कहाँ हो? तो सर बोलते यार भंवर सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है। तो टेंशन मतलब मैंने असेसिंग ऑफिसर से बात कर ली है। अपने सर ऐसा झूठ बहुत बोलते हैं करके, ठीक है। भाई साहब मैं गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जैसे ही मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया अकेला, और वो सर बहुत खुश थे। उस दिन जो असेसिंग ऑफिसर थे, आईटीओ थे, बालेराव नाम था, ही वाज सो हैप्पी ऑन दैट डे। उनको जैसे ही मैंने फाइल दिया, फाइल में हर क्वेश्चन के लिए एक अलग अलग एनेक्चर मैंने बना रखा था, और वो देख के खुश हो गए। उनको मजा आ गया। उन्होंने बोला देखो ऐसे काम करते हैं, ऐसे अथॉरिटी लेटर बनाते हैं। उन्होंने फिर मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई एक भैंस कितना दूध देती है एक दिन में? मैं पूरा हिसाब लगवा के गया था। जब आप एसएससी का असेसमेंट के लिए जा रहे हो, आपको पूरा कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि भैया कितना दूध देती है, क्या है। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके गया था। लेकिन उसके हिसाब से देखा तो टर्नओवर जो आ रहा था वो अप्रॉक्स 52-53 लाख के करीब आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे बैंक स्टेटमेंट दिया, और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड है ना, वो क्रेडिट साइड उसने बोला कि बैंक स्टेटमेंट में जितना डिपॉजिट हुआ है उसकी टोटल लगाओ। मैंने पूरे बैंक स्टेटमेंट की टोटल लगाई, और टोटल लगाने के बाद पता चला कि वहां पे भी कुछ 45-46 लाख आ रहा है। उसने मुझे क्वेश्चन पूछा कि देख भंवर, बैंक में डिपॉजिट हुआ है, दैट तेरे को ये बोलना है कि जो भी सर आप बोलोगे वो हम कर लेंगे करके, ठीक है। तो भाई साहब मेरे को, मैंने बोला, उन्होंने बोला, उनका पॉइंट बड़ा जेन्युइन था कि आपके बैंक स्टेटमेंट में जो डिपॉजिट है, दैट डिपॉजिट इज मोर देन 45 लाख, हाउ योर टर्नओवर कैन बी 38 लाख, बिकॉज कैश जो आता है वो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। मैंने बोला सर आप सही बोल रहे हो। एंड उसके बाद में जो भी हुआ वो मैं नहीं बता सकता। उसके लिए फिर जो है वो फेसलेस असेसमेंट आया, जहां पे असेसिंग ऑफिसर से आप नहीं मिल सकते। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि लाइफ में है ना, आपको आगे बढ़ना है ना, आप एडेप्टिव हो जाओ। जो काम मिले वो करो, कभी भी मना मत करो कि नहीं यार ये मैं नहीं करूंगा। ये सर यहाँ बैठे हैं, इनका इतना एक्सपीरियंस है, इतने अच्छे अच्छे फील्ड में इन्होंने काम किया है, क्योंकि इनकी लाइफ में इन्होंने एडेप्टेबिलिटी को फॉलो किया कि जो काम मिला वो उन्होंने किया, उसके बाद वो आगे बढ़े। तो एक चीज है एडेप्टेबिलिटी, दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल इन द लाइफ। कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो भाई। कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट मीन दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली, कोई जरूरी नहीं है। आप हिंदी में बोल रहे हो, बट आपको बोलना तो पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे यार? आपको बोलना पड़ेगा, जैसा आता है वैसा बोलिए करके, ठीक है। लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी आपकी कोई मजाक उड़ा कर रहा है, वहां पे हंस रहे हो, ठीक है हंस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी कमिटमेंट, आपको इंप्रूव तो करना पड़ेगा। मैं बताऊं, जब मैं मुंबई गया तो मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती थी। वहां पे जो इंग्लिश बोलने वाले जो लोग थे, वो कुछ भी बात कर रहे हैं अलग अलग, कोई टीवी शो की बात कर रहा है, कोई किसकी बात कर रहा है, मेरे को नहीं आता था करके, ठीक है।
तो मेरे को लगता था मैं किसी अलग प्लेनेट से आया हूँ, ये अलग जगह से आए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे मैंने अपने आप को उनके सामने एक्सपोज करना चालू किया, मैंने भी बोलना चालू किया। यहां से मैं बताऊं, एक उड़ीसा से एक बंदा आया था हमारे ऑफिस में जब हम आर्टिकल शिप करते थे, ब्रिजेश करके नाम था, ब्रिजेश बेहरा करके नाम था। वो बंदे को नहीं आता था हिंदी बोलना, वो हिंदी भी वैसा टूटी फूटी बोलता था, लोग हंसते थे, बट उसने बोलना जारी रखा और एक साल के बाद ही एक्सपर्ट इन द हिंदी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, इस दुनिया में आगे बढ़ना है। तो ये दूसरी क्वालिटी अपने आप में डेवलप करो। और तीसरी क्वालिटी अपने आप में डेवलप करो लीडरशिप की। आपको लीडर बनना है। आपको अगर आगे बढ़ना है ना, अगर मान लो मुकेश अंबानी है, वो अकेला रिलायंस को नहीं संभालता है, ही इज अ लीडर। देखो, आप जब ऑफिस में भी जाओगे, जहां पे आप आर्टिकलशिप करोगे, यू शुड बी अ लीडर। ऐसा कभी भी हिचकना नहीं है कि यार आप अपन अपने जूनियर को काम नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको देना पड़ेगा काम, दूसरों से काम करवाना आना चाहिए। देखो, लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना है ना, तो दूसरों से काम करवाना आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। एंड लास्ट, हमेशा ध्यान रखना, आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जो भी पढ़ो, जैसे पढ़ के आप जा रहे हो, जिस फील्ड में जा रहे हो, उस फील्ड के मास्टर आप होने चाहिए। आपको अपने कंटेंट पे बहुत ध्यान देना है। और मैं बता दूं, सीए बनने के बाद एक बहुत प्यारी चीज है कि जब सीए बनने के बाद आप कहीं जॉब पे जाते हो ना, सबसे पहले आपका कंटेंट चेक होता है, उसके बेस पे आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन जॉब मिलने के बाद आपकी 10 साल बाद ग्रोथ कैसे रहेगी, 10 साल बाद आप कहां रहोगे, वो ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। One is your communication skill, one is your leadership, and one is your communication skill, one is your leadership करके, और तीसरा क्या बताया था, adaptability। ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा कि आप आगे जाके क्या करोगे। मेरे 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, उसने जॉब ज्वाइन किया, इनिशियली उसको पैकेज है वो 10 लाख का मिला। आफ्टर 10 ईयर हिज पैकेज है 30-35 लाख रुपीज। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, अभी भी वो 35-40 लाख के आसपास उसका पैकेज है। एक दूसरा फ्रेंड है जो थर्ड अटेम्प्ट में पास हुआ, इनिशियली उसको पैकेज 6-7 लाख का मिला, बट आज 10 साल के बाद उसका पैकेज 1.5 करोड़ रुपया है। तो मैं बताऊं, एंट्री आपको किसी भी जॉब में जो दिलाएगा वो कंटेंट दिलाएगा, बट आप आगे जो बढ़ोगे ना, वो 3 चीजों पे बढ़ोगे। आपकी एडेप्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, दूसरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, और तीसरा आप में लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये चीजों पे आपको ध्यान देना है। और मैं बता दूं, अभी आप सब लोग सीए इंटरमीडिएट में हो, कोई सीए फाइनल में है। एक बात बताऊं, आजकल जो जितना सोशल मीडिया और ये सब चीजें चल रही है, आप लोगों का कंट्रोल ही नहीं है अपनी लाइफ पे, स्टडी पे कंट्रोल ही नहीं है। जब हम बोलते हैं कि आपको 4 महीने ढंग से पढ़ना है, मेहनत करनी है, लोग मोबाइल से दूर ही नहीं हो पा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर मान लो आज के टाइम पे मुझे अगर सीए बनना है, तो मैं तो सर पास नहीं हो पाऊं, इतना ज्यादा मोबाइल एडिक्ट हो गया है। लोग पूरे दिन मोबाइल में सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई किसी से बातें कर रहा है, ये कर रहा है। एक बात बताऊं, मैं जब देखता हूं ना, जो ऑल इंडिया रैंकर होते हैं और जो नॉर्मल मेरे जैसे लोग हैं करके, ठीक है, उनमें एक ही फर्क है, रैंकर को पता होता है किस टाइम पे क्या करना है, उसकी लाइफ पूरी प्लान होती है। और हमारी लाइफ बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम के साथ हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे रैंकर के जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, ऑल इंडिया रैंक वगैरह, तो आप देखो उनको पता होता है दिन में अगर मान लो 5 मिनट मोबाइल देखना है, तो वो 5 मिनट ही देखते हैं। लेकिन हम उतना कंट्रोल अपने आप पे नहीं रख पाते। आपको मैं बताऊं, सीए बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अपने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आपने ये डिसाइड कर दिया ना कि पूरे दिन आप मोबाइल नहीं देखोगे, तो उस दिन पूरे दिन मोबाइल नहीं देखना है, वो लेवल का कंट्रोल आप पे होना चाहिए। लेकिन आजकल देखो, ये जो जनरेशन है, मतलब जो लोग आपको सीरियस होना पड़ेगा यार। एंड सीए में जो भी बच्चे आते हैं, वी आर फ्रॉम द मिडल बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से हम फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वहां से सीए इज अ बेस्ट डिग्री मैं बोल सकता हूं। और ये सीए फाइनल क्लियर, देखो फाइनल क्लियर करने के बाद किसी भी फील्ड में जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है आपको इंडस्ट्री में जाना है या प्रैक्टिस में जाना है, लेकिन एक बार सीए कंप्लीट कर लो, फाइनल कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो मर्जी है वो आप करो। आपको लगता है आपको टीचिंग में जाना है, आप टीचिंग में जाइए। आपको लगता है आपको स्टार्टअप चालू करना है, आपको स्टार्टअप चालू करिए। आपको लगता है कि हमको सिंगिंग में जाना है, आप उसमें जाइए। लेकिन एक डिग्री जब यहां तक आ चुके हो, तो इसको लाके और अपने घर वालों के मुंह पे मार दीजिए कि ये लो तुम्हारी डिग्री। देखो, इस डिग्री का एक बहुत फायदा होता है। व्हेन आई क्वालिफाई एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे बहुत ज्यादा लगता था शायद मैं टीचिंग में फेल हो गया तो क्या होगा, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा बोलता था कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर मैं टीचिंग में फेल भी हो गया, तो इस डिग्री के बेसिस पे कहीं भी जॉब करूंगा ना, तो मुझे 50-60,000 मिल जाएगा। ये श्योरिटी ये डिग्री देती है, और इसके लिए आपको ये डिग्री जो है वो आपको लेनी है। एंड लास्ट में, क्योंकि जो मैक्सिमम इंटरमीडिएट के बच्चे, आप बहुत छोटे हो,
मैं बताऊं, ये आपकी लाइफ का जो टाइम है ना 4-5 साल, ये 5 साल अगर आपने एफर्ट मार दिए ना, तो आपकी सच में जो रिमेनिंग लाइफ रहेगी वो बहुत बढ़िया रहेगी। और ये 4-5 साल आपने अगर खराब कर लिए ना, तो सच में आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे आगे जाके। एंड यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आप जो है वो आप ही के लाइफ के मेकर एंड ब्रेकर हो, कोई दूसरा नहीं है इस दुनिया में। और मैं बताऊं, जब जीत जाते हो ना, तो आपके साथ हर कोई रहता है, लेकिन अगर जब आप हार जाते हो, आपके साथ कोई भी नहीं रहता। तो लाइफ में जीतना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना हार्डवर्क के कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत करनी पड़ेगी, जम के मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप जीतते हो तभी आपके साथ में लोग हैं, जब आप हार रहे होते हो आपके साथ में कोई भी नहीं रहता करके। जैसे इस बार इंडिया फाइनल का वर्ल्ड कप था, और जब वर्ल्ड कप के फाइनल में जब इंडिया खेल रही थी, सेकेंड इनिंग जब चल रही थी, तो मैंने देखा कि लाइक मैं भी मैच देखने गया था। मैं भी 1 घंटे पहले बाहर निकल गया मैच कंप्लीट होने से पहले, बिकॉज वो हार रहे थे, उनके साथ रहना कोई नहीं चाहता था वहां पे। आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली हो गया था, क्योंकि इंडिया की टीम हार रही थी। अगर वही जीत रही होती तो हर कोई वहां पे होता। देखो, जब आप लाइफ में कुछ अच्छा कर जाते हो ना, हर कोई आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। हम भी करते हैं कि हमने पढ़ा है इसलिए ऐसा हुआ, हमारे गाइड किया ऐसे, लेकिन फेल होते तो आपके साथ कुछ भी कोई भी नहीं रहता। तो लाइफ में मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन एक चीज है कि जो इंसान जैसा सोचता है ना वैसा करता है, और जैसा करता है वो वैसा बन जाता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि जो इंसान जैसा सोचता है ना वैसा बन तो जाता है। बट लेकिन आपको प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज अपन बहुत बार सोचते हैं मेरे को ये करना है, मुझे वो बनना है, वैसा बनना है, लेकिन आप प्रोसेस को सही नहीं करते। मैं MS धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं, और वो जो बोलता है कि हम कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। हमारा रिजल्ट क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रोसेस क्या है ना, वो प्रोसेस आपके हाथ में है। अगर वो प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से करोगे, बहुत ढंग से आप उस प्रोसेस पे ध्यान दोगे, मैं बताऊं जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। एंड बच्चों, इंटरमीडिएट वालों, खासकर मैं आपसे सच में वापस ये चीज बोल रहा हूं, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना खुद सीख जाइए। हर चीज को प्लान करना खुद सीख जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि लाइफ चली जाएगी, टाइम चला जाएगा, उसके बाद आपको रिग्रेट करना पड़े कि शायद उस टाइम पे हमने ध्यान दे दिया होता तो अच्छा होता। और आजकल मैं बताऊं, इंटरमीडिएट वाले बच्चे बहुत सारे तो फोन में पड़े हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पड़े हैं। मैं बताऊं, जो आपके साथ में, अगर आप सीए बन गए तो जो आपके साथ में है वो भी कंटिन्यू रहेगा, और सीए नहीं बने तो जो है वो भी चली जाएगी करके, ठीक है। तो सीए बनना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। मेरे पास अभी कुछ 5-6 महीने पहले एक बच्ची का कॉल आया, और उसने मुझे बोला कि सर मेरा एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और वो बड़ा टॉक्सिक हो गया है, उसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। इंटरमीडिएट की बच्ची है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, टॉक्सिक हो गया है, पढ़ाई नहीं कर पा रही है। मैंने उसको एक ही सजेशन दिया कि बेटा एक काम करो, अभी तुम्हारे लिए 2 महीने एग्जाम के रहे, एग्जाम में ध्यान दो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। तो बोलती है सर मोबाइल हमारे बीच में ऐसे अच्छा रहता है, एक बार बात करते हैं तो 2 दिन अच्छा रहता है, फिर तीसरे दिन वापस झगड़ा हो जाता है, फिर वापस टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है। तो मैंने कहा एक काम करो बेटा, तुम मोबाइल बंद करके और अपनी मम्मी को मोबाइल दे दो। एक प्रोफेसर यही बोल सकता है कि आप अपना मोबाइल को बंद करें, अपनी मम्मी को मोबाइल दे दे। उस बच्ची ने जो अगली लाइन बोली ना, मेरे को आज तक मैं सोचता हूँ तो मुझे हंसना तो आ ही जाता है, बट मेरा थॉट इतना खुल जाता है। वो बच्ची ने मुझे बोला कि सर मैं सोचती हूँ मैं मोबाइल बंद करके मम्मी को तो दे दूँ, बट उसको मेरी जरूरत पड़ी तो वो मुझे बात कैसे करेगा। मैं सोचू तेरी जरूरत तेरे घर वालों को नहीं है करके, ठीक है, और उसको जरूरत। भाई तुम क्या कर रहे हो यार, ये जो एज है ये एज ये करने के लिए है। ये 4-5 साल सच बता रहा हूँ आप दे दो करके, और उसके बाद वाली लाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये 4-5 साल अगर आप ऐसे जी लो, जो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे यार क्या कर रहा है, इतना पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट रिमेनिंग लाइफ आप ऐसी जियोगे ना जो लोगों के सपने होते हैं। सो गाइस, आई एम जस्ट यहीं पे मैं मेरे वर्ड्स को खत्म करता हूँ। आई रियली थैंक्स टू द भुवनेश्वर ब्रांच ऑफ द इकासा ऑफ द ICI, बिकॉज मैं पहली बार भुवनेश्वर आया, और सच अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक आई बल बस में ना